मेरा शौहर दिन भर रक्षा चलाता और रात को अक्सर नशा करके घर आता और पिछले कुछ दिनों से तो वो कमरे से मुझे निकाल कर अपनी बहन के साथ कमरे में बंद हो जाता और मैं सारी सारी रात बाहर बैठकर सुबह होने का इंतजार करती। एक रात जब वो दोनों खिड़की बंद करे ना भूल गए तो मैंने मौके का फायदा उठाकर अंदर झांक कर देखा और ये देखकर मेरी जान ही निकल गई। वो दोनों तो वो एक रिश्ता जो एतबार की बुनियाद पर खड़ा होता है, अगर इसमें एतबार ना रहे तो वो रिश्ता ही बाकी नहीं बचता, इसकी बुनियाद हिल जाती है। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ था। मैं रंग रूप में बिल्कुल आम सी लड़की थी, मेरे लिए बहुत अरसे से कोई भी रिश्ता नहीं आया था और मेरे वालिदैन इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थे। हमारे ख़ानदान में लड़कियों की जल्द शादी करने का रवाज था, लेकिन मैं अभी तक अपने घर में बैठी हुई थी। हर कोई यही पूछता रहता कि तुम्हारी शादी कब होगी, और मैं बगैर किसी जुर्म के भी सबकी नज़रों में चोर बन जाती थी। एक दिन मेरे लिए एक रक्षा चलाने वाले का रिश्ता आया हमारे घर, तो मेरे माँ बाप ने इसको ही गनीमत समझा और मेरा रिश्ता तय कर दिया। जबकि बहुत सारे लोगों ने कहा था कि लड़के की हरकतें काफ़ी मशकूक सी लगती हैं और वो रक्षा तो चलाता है लेकिन कभी कभी अजीब अजीब तरह की हरकतें भी करने लगता है। लेकिन हम बहुत गरीब लोग थे जिनके पास खाने पीने के लिए दो वक्त की रोटी भी नहीं होती थी। ऐसे में कौन हमारे घर रिश्ता भेजता। मेरे माँ बाप ने ये सोचकर मेरा रिश्ता तय कर दिया कि मेरे लिए कोई दूसरा रिश्ता आया ही नहीं था। और मैंने भी ये सोचकर हामी भर ली थी, कम अज़ कम दुनिया वालों की बातों से तो मेरी जान छूट ही जाएगी। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मुझे मुस्तकिल एक ज़हनी अजियत बर्दाश्त करनी पड़ेगी। लेकिन जब सच्चाई खुली तो मेरी पूरी ज़िंदगी बदल गई। और अक्सर रिश्तेदारों ने ये भी कहा था कि लड़के की शादी के बाद भी सुधर जाते हैं, लेकिन शादी के बाद भी मेरे शौहर में कोई बदलाव नहीं आया था। वो पहले की तरह ही अभी भी रिक्शा चलाते थे, लेकिन जब रात को घर आते तो इनकी हालत बहुत अजीब हो रही होती थी और कभी कभी तो मुझे लगता कि वो जहनी तौर पर कुछ ठीक नहीं है। घर में दाखिल होते ही हर छोटी से छोटी चीज़ का जायज़ा लेते और घर की खिड़कियों और दरवाज़ों को तो ऐसे बंद करके रखती थी जैसे कि हमारे घर में कोई बहुत बड़ा खजाना छुपा हो। जबकि घर में तो कुछ भी नहीं था, हम सफ़ेद पोश लोग थे जो बहुत कम आमदनी में गुजारा करते थे। अहमद के घर के हालात हमारे घर के मुकाबले में काफ़ी बेहतर थे। हमारे घर में हमारे साथ मेरी एक छोटी नंद भी रहती थी जो गांव से हमारे पास तालीम हासिल करने के सिलसिले में आकर रुकी हुई थी। दरअसल मेरे शौहर का ताल्लुक एक गांव से था और इनके सारे ख़ानदान वाले भी गांव में ही रहते थे। ये रिश्ता मेरे अब्बू के किसी दोस्त के तवस्सुत से हमारे घर आया था और शादी के वक्त अहमद यहाँ अकेले रहते थे। अहमद के घर वालों ने गांव से आकर हमारी शादी करवाई थी और इसके बाद वो लोग वापस गांव चले गए थे और कुछ महीनों पहले ही अहमद ने मुझे बताया कि इसकी छोटी बहन रानी पढ़ाई के लिए शहर आना चाहती है। ये सुनकर मैं बहुत खुश हुई क्योंकि मैं सारा दिन घर में अकेली रहती थी। अहमद तो सुबह सवेरे ही रक्षा लेकर निकल जाते और रात को देर को वापस आते, और जब वापस आते तो या तो इतने थके हुए होते कि मुझसे ज़्यादा बात ना कर पाते या फिर मुझे लगता कि वो नशे की हालत में है। मैं बहुत परेशान रहती थी, लेकिन जिन हालात में मेरी शादी हुई थी मेरे पास वापस का कोई रास्ता नहीं था। अगले कुछ ही दिनों में रानी शहर आ गई और मेरा घर में बहुत ज़्यादा दिन लग गया था क्योंकि रानी एक बहुत अच्छी लड़की थी। वो पढ़ाई के साथ साथ घर के कामों में भी मेरा हाथ बटाती और उसके यहाँ आने से एक बात ये भी थी कि अब सारा सारा दिन मेरा जहन अहमद के रवैये की तरफ नहीं जाता था। पिछले कुछ दिनों से मेरे शौहर अहमद मुस्तकिल नशे में घर आ रहे थे, जबकि पहले वो कभी कभी नशा करके आते थे। मैं बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगी थी। बहुत दफ़ा मैंने अपने वालिद से अहमद की शिकायत भी की, लेकिन अहमद पर मेरे वालिद की भी किसी बात का असर नहीं हुआ। वो हमेशा यही कहते कि वो घर से कमाने के लिए निकलते हैं और घर पर कमा कर ही वापस लौटते हैं। एक दिन मेरी माँ ने मुझे बिठाकर ये बात समझाई कि अगर तुम अहमद को छोड़कर वापस आ भी जाओ तो यहाँ भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं रखा। हमारे घर तो खाने के लिए दो वक्त की रोटी भी मैसर नहीं होती, इसीलिए बेहतर है कि तुम अपना घर आबाद करो। अहमद के घर कम अज़ कम तुम्हें दो वक्त की रोटी तो मैसर हो ही जाती है और तुम्हारी इज्जत भी करता है। तुम्हें छोटी छोटी बातों को सर पर सवार ना करो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। अम्मा की बात सुनकर मैं खामोश हो गई। मुझे अच्छी तरह समझ आ गया था कि गुजारा औरत को करना पड़ता है। अहमद के हालात भी कुछ खास अच्छे नहीं थे, लेकिन हमारे घर जितने ख़राब भी नहीं थे। बस अहमद के रवैये ने मुझे बहुत ज़्यादा दिन बर्दाश्त किया था, लेकिन मैं मजबूरी में ये रिश्ता निभा रही थी। एक दिन अहमद नशे की हालत में घर आए। इन्होंने मुझे कहा कि तुम कमरे से बाहर निकल जाओ, पर अपनी बहन को कमरे में बुला लिया और दरवाज़ा बंद कर लिया। इसके बाद वो दोनों सारी रात कमरे के अंदर थे और मैं कमरे के बाहर इनका इंतज़ार करती रही। मुझे समझ नहीं आ रहा था वो दोनों कमरे के अंदर क्या कर रहे हैं। सुबह के वक्त मेरी नंद कमरे से निकल कर चली गई और जब मैं कमरे में गई तो मेरा शौहर सोने की तैयारी कर रहा था। वो मुझे ये कहकर सोने के लिए लेट किया कि वह रिक्शा चलाने के लिए देर से जाएगा। मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये रात भर मेरे कमरे में क्या हुआ। अगले सारे दिन मैंने ये बात नोट की कि रानी मुझसे बात करने से कतरा रही थी
اور मैं इससे कोई भी सवाल करती तो वो हड़बड़ा जाती। मेरा दिमाग जो सोच रहा था, दिल उस बात से इनकारी था। अहमद भले नशे में ही क्यों ना होते, वो कभी रिश्तों का लिहाज नहीं भूलते थे। इन्होंने कभी भी नशे की हालत में भी मुझसे बदज़बानी तक नहीं की थी और ना ही मुझे कोई तकलीफ़ पहुंचाई थी। इसी वजह से शायद अभी तक मैं इस रिश्ते में बंधी हुई थी, लेकिन दिमाग इसी एक बात पर अटक गया था कि वो दोनों रात भर कमरे में क्या कर रही थी। मैंने बातों बातों में अपनी नंद रानी से इस बारे में पूछने की कोशिश की, लेकिन नंद आराम से पूरी बात नज़रअंदाज कर गई और मुझसे कतराती हुई खालिद चली गई। अहमद जब सोकर उठे तो वो भी रिक्शा चलाने के लिए निकल गए और मैं पीछे से फिर अकेली रह गई। सारा दिन मेरा दिल दिमाग में हलचल मची हुई थी, लेकिन मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। मेरी नंद अचानक ही कुछ खामोश खामोश सी हो गई। पहले तो वो बहुत ज़्यादा बातें करती थी, हर वक्त अपने कॉलेज की किस्से सुनाया करती थी, और जब मैं इससे कुछ पूछती या कॉलेज का जिक्र करती वो गुमसुम हो जाती। इसके इम्तिहान होने वाले थे, लेकिन वो बिल्कुल भी दिल लगाकर नहीं पढ़ा करती थी। मैं देख रही थी वो किताब खोलकर घंटों घंटों बैठी रहती, लेकिन इसके दिमाग पढ़ाई की तरफ नहीं था, बल्कि कुछ कहीं और ही था। पिछले 4 दिन से रोज़ मेरे शौहर अपनी बहन रानी के साथ रात रात कमरे में बंद रहते थे। रानी एक खूबसूरत लड़की थी, गांव वाली होने की वजह से वो सुर्खों सफ़ेद थी। इसके गाल बिल्कुल अनार जैसे गुलाबी थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों में वो बिल्कुल सफ़ेद पड़ गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था इसे क्या हुआ है। जो मेरी आँखें देख रही थी वो तो मैं समझना भी नहीं चाह रही थी, लेकिन नानी की बदलती रंगत तो मुझे कुछ अलग ही कहानी बता रही थी। मैं हर वक्त यही सोचने लगी कि ये सब क्या हो रहा है। सर्दी का मौसम था, यकबस्ता हवाएं चल रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी आज भी अहमद ने मुझे कमरे से निकाल दिया और रानी को कमरे में बुला लिया। मेरे लिए अब ये बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया था। मैंने सोच लिया था मैं 1-2 दिन में कोई बड़ा फैसला करके घर छोड़ दूंगी। औरत तंगी तो बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने शौहर को किसी और के साथ, और ख़ास करके इस तरह के गलत काम बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने सोच लिया कि अगर मेरी माँ बाप मुझे रखने से इनकार करेंगी, तब भी मैं पलट कर इस घर में वापस नहीं आऊँगी। पूरी रात मैं सर्दी में ठिठुरती रही, लेकिन अहमद को ज़रा भी मेरा ख्याल नहीं आया। अगले दिन दबे दबे लफ्ज़ों में मैंने रानी को समझाया ये गलत है, तो रानी ने मुझे हैरान नज़रों से देखा और कहा, भाभी क्या गलत है? मैंने कहा, जो तुम कर रही हो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बेहतर ये है कि अभी कोई सही फैसला कर दो, वरना बड़ी बदनामी होगी। ये सुनकर वो चौंक से गई और परेशान नज़रों से मुझे देखने लगी। इसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। मैंने इसे कहा कि बेहतर ये है कि वो अपने भाई से बात करके गाँव वापस चली जाए और आगे पढ़ने का ख्याल भी अब दिल से निकाल दे। इसे समझाकर जैसे ही मैं अपने घर को बचाने की आखिरी कोशिश की थी, रानी को जैसे मेरी बात समझ आ गई और इसने सर हिलाकर इशारा दिया वो वापस जाना चाहती है। ये जानकर मुझे नई ज़िंदगी मिल गई। वो भी शायद ये सब नहीं चाहती थी जो इसके घर में हो रहा था। अहमद आज भी अजीब सी हालत में घर लौटा और घर आते ही इसने खिड़कियां और दरवाजे चेक किए। वो हमेशा हिदायत करके जाता था कि खिड़कियां और दरवाजे ठीक से बंद करके रखा करो। इसके बावजूद वो काम से वापस लौटते ही खुद भी सारी खिड़कियां और दरवाजे अच्छे से चेक करता। मैं इसकी नफ्सियाती हरकतों से तंग आ चुकी थी। इसकी कोई एक बात भी ऐसी नहीं थी जो मुझे समझ आती। इसने मुझे चाय बनाकर लाने का कहा और खुद कमरे में चला गया। मैं चाय बनाकर कमरे में गई और वहीं बैठ गई। इसने मुझसे कहा कि बाहर जाओ और रानी को भेज दो। मैंने कहा, मैं आज बाहर नहीं जाऊंगी, चाहे तुम कुछ भी कर लो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम अपनी बीवी को पूरी पूरी रात कमरे से आप बाहर बिठाते हो और खुद अपनी बहन के साथ कमरे में बंद हो जाते हो। ये सुनकर जैसे अहमद को शदीद गुस्सा आया और इसने कहा कि तुम फजूल किस्म की बातें ना करो और यहाँ से दफ़ा हो जाओ। जब किसी बार के बारे में पता ना हो तो बोलना भी नहीं चाहिए। नशे की हालत में भी वो इतना सियाता होश में था, मुझे लगा जैसे वो नशे में हो ही नहीं। इसने मुझे हाथ से पकड़कर कमरे से निकाल दिया और एक दफ़ा फिर नानी कमरे में चली गई। मैं बाहर बैठी अपनी किस्मत पर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मैंने फैसला कर लिया था आज की रात मेरी ज़िंदगी की आखिरी रात होगी जो मैं इस घर में गुजारूंगी। सुबह होते ही हर हाल में इसका घर छोड़कर चली जाऊंगी। अहमद एक तो गलत काम कर रहा था, इसके बाद वो गुस्सा भी मुझ पर ही निकाल रहा था। इसे अपने गुनाह पर ज़रा बराबर भी परेशानी नहीं थी। मैंने तो सुना था गाँव वाले इज्जत की खातिर जान देते हैं और जान लेते हैं, लेकिन अहमद तो ना जाने कैसे गांव वाला था जो खुद अपनी इज्जत की धज्जियां अपने हाथों से बिखेरने में मसरूफ था। रोते रहते अचानक मुझे नज़र पड़ी तो मुझे कमरे का एक रोशनदान ऊपर की तरफ खुला हुआ नजर आया जो रोज़ बंद होता था। आज अहमद गुस्से में इसे बंद करना भूल गया था। मैं बावर्ची खाने में बैठ कर रो रही थी और कमरे का ये रोशनदान बावर्ची खाने के साथ ही था। मैंने जैसे जैसे रोशनदान तक पहुंचने का जरिया ढूंढा और मुश्किल से रोशनदान तक पहुंच गई। मैं जानना चाहती थी दोनों भाई बहन किस तरह मुझे धोखा दे रहे हैं। जैसे ही मैंने रोशनदान अंदर से झांका तो मेरी हैरानी रह गई। रानी अपने भाई के कदमों में बैठकर रोने में मसरूफ थी। मुझे रानी पर बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा था जो अपने भाई के हाथों इस्तेमाल हो रही थी, लेकिन इससे ज़्यादा दुख तो मुझे अपने लिए हो रहा था जो एक ऐसे मर्द के साथ गुजारा करने पर मजबूर थी। अहमद रानी को कह रहा था, परेशान ना हो, बस कुछ दिन की बात है, फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। रानी से कह रही थी कि
वो वापस गाँव जाना चाहती हैं। अहमद ने साफ मना कर दिया कि वो इसे अब गाँव नहीं जाने देगा। मुझे अहमद पर शदीद गुस्सा आ रहा था। अहमद ने रानी को कहा कि बहुत जल्द ये हालात पहले जैसे हो जाएंगे। सुनकर मैं चौंक उठी कि कौन से हालात की बात कर रही है जो पहले जैसे हो जाएंगे। कहीं अहमद को अंदाजा तो नहीं हो गया था कि मैं घर छोड़कर जाने वाली हूँ, क्योंकि मेरे जाने के बाद तो इन दोनों बहन भाइयों को खुद ही छुट्टी मिल जानी थी। यहाँ तो कोई और नहीं था जो इन दोनों को रोकता। अभी भी मैं इससे ज़्यादा कुछ और सुन पाती कि अहमद ने मुझे देख लिया। मैं खौफ के मारे कांपने लगी थी। अहमद कमरे से निकलकर बाहर आया और मेरा हाथ पकड़कर मुझे कमरे में ले गया और बेड पर ज़ोर से फेंक दिया और कहा कि अब तुम्हें यहीं बैठकर सब कुछ देखो और सुनो, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में सिवाय फजूलियात के कुछ और नहीं। ये अहमद तो बिल्कुल भी नशे में नहीं था, और बल्कि वो तो ज़्यादा अपने होशो हवास में था। इसके बाद इसने जो हकीकत खोली वो सुनकर तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। अहमद ने बताया कि वो नशा करके घर नहीं आता, बल्कि इसे मजबूरन ज़ाहिर करना पड़ता है जैसे वो नशे में हो, क्योंकि वो एक खुफिया पुलिस वाला है वो, और इसे मुजरिमों को पकड़ने के लिए भेस बदल कर रिक्शे वाला बनकर घूमना पड़ता है। वो ज़्यादातर ऐसे ही इलाकों में काम करता है जहाँ बड़े बड़े मुजरिम अंडरग्राउंड होते हैं, और रिक्शे वाला बनने की वजह से इसे बहुत सारी मालूमात आराम से हासिल हो जाती हैं। वो खुद को जानबूझकर एक लापरवाह इंसान और नशे वाला जाहिर करता है ताकि कोई इस पर शक ना करे, और ये सब सुनकर तो मैं दंग रह गई। लेकिन मुझे अभी तक समझ नहीं आई थी वो इतने दिन से मुझे कमरे से बाहर निकाल कर रानी को क्यों कमरे में बुला रहा था। अहमद ने शायद मेरी आंखों में सवाल पढ़ लिया था, इसीलिए इसने खुद ही जवाब देना शुरू किया। इसने बताया कि रानी के कॉलेज में कुछ मुजरिमों ने गैर कानूनी सरगर्मियाँ शुरू कर दी थी और लड़कियों में नशा आवर अद्वियात को फैलाना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से कॉलेज की बहुत ज़्यादा लड़कियां नशे की आदत में पड़ चुकी थी और ये नशा बहुत खतरनाक था। अहमद ने बताया कि इसे ये काम सौंपा गया कि वो किसी तरह इस गैंग के बारे में मालूमात हासिल करे। इत्तेफाक से ये वही कॉलेज था जिसमें रानी भी पढ़ाई करती थी, इसीलिए मैंने ये काम अपने ज़िम्मे ले लिया, क्योंकि मैं जानता था रानी की मदद से मैं ज़रूर इस गैंग के बारे में मालूमात हासिल कर लूँगा। लेकिन क्योंकि रानी एक सीधी सादी गांव की लड़की है, इसीलिए रानी के लिए ये सब कुछ इतना आसान नहीं था। मैंने रात रोज़ाना रानी से कॉलेज के बारे में मालूमात हासिल कर रहा था और रानी मुझे रोज़ किसी न किसी शख्स के हुलिये और इसके बारे में मालूमात दे रही थी। लेकिन क्योंकि रानी बहुत ज़्यादा डरपोक है, इसलिए वो आजकल बहुत सहमी सहमी और खौफज़दा रहने लगी। ये गैंग सिर्फ रानी की कॉलेज में ही नहीं काम कर रहा, बल्कि इस गैंग ने शहर के बहुत सारे कॉलेजों को अपने कब्ज़ों में ले लिया हुआ है। इस के लोग कॉलेज में लड़कियों में नशा और आवर छालिया और अद्वियात सप्लाई करते हैं, और धीरे धीरे लड़की इस लत में मुब्तला हो जाती है। मैं दिन रात इस काम में रोकने के लिए मसरूफ़ था कि बहुत सी लड़कियों को तबाह होने से बचा सकूं, और हर रात रानी भी इस काम को करने में मेरी मदद कर रही थी। लेकिन तुमने बिना कुछ सच जाने हम दोनों भाई बहन पर शक करना शुरू कर दिया, लेकिन शायद इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, क्योंकि तुम्हें तो पता ही नहीं था मैं एक पुलिस वाला हूँ, और मैं अपने बारे में खुद ही इतना ज़्यादा अजीब बातें फैला रखी थी कि लोग मुझे गलत समझते, लेकिन ये सब मेरे काम का हिस्सा है। रानी ने मुझे बताया कि जब मैंने इसे वापस गांव जाने का कहा तो इसे लगा कि शायद मैं इसकी कॉलेज वाला सच जान गई हूँ, लेकिन वो ये नहीं समझ पाई थी कि मैं इस पर और इसके भाई पर शक कर रही हूँ। इसीलिए इसने मुझे जाने की हामी भर ली, क्योंकि वो खुद भी इस काम में से बहुत खौफजदा थी। अहमद कहने लगी कि तुमसे अपनी नौकरी के बारे में छिपाना भी मेरी नौकरी का ही काम है। हमें इस बात की भी इजाज़त नहीं होती कि हमारे घर वाले ये जान सके कि हम क्या काम करते हैं, क्योंकि अगर किसी भी तरह ये बात मंजर आम पर आ गई, हम खुफिया पुलिस के तौर पर काम करते हैं, तो बहुत जल्द मुजरिम हम तक पहुंच जाएंगे और इस तरह हमारा काम ख़त्म हो जाएगा। मैं अपनी गलत सोच पर शर्मिंदा थी, इसलिए मैंने अहमद और रानी से माफ़ी मांगी। अहमद को इस बात का एहसास था कि मुझे सच्चाई मालूम नहीं, इसलिए और मैंने इन पर शक किया। रानी अभी भी बहुत खौफज़दा थी। मैंने इसे समझाया कि वो एक नई काम कर रही है और इस तरह बहुत सी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद होने से बच सकती है। अगले कुछ दिनों में रानी की मदद से अहमद ने तमाम मालूमात जमा कर ली थी जिससे इस गैंग को पकड़ा जा सकता था, और फिर कुछ दिनों बाद ही खबरों में ये खबर ख़ास होकर चलने लगी कि एक खुफिया पुलिस वाले की मदद से कॉलेज में मंशियात सप्लाई करने वाला गैंग को गिरफ्तार कर लिया गया है। मैं जो अपने शौहर को एक बदकिरदार नशेई आदमी समझ रही थी, आज मुझे पता चला था कि मेरा शौहर इस मुल्क के लोगों की खातिर किस तरह ईमानदारी से अपना फ़र्ज़ अदा कर रहा है। आज मैं बहुत खुश थी कि मैं एक ऐसे सिपाही की बीवी हूँ जिसने बहुत से घरों को उजड़ने से बचा लिया है। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं किसी एक नई कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज़।